नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के पेपर 2 के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह क्वेश्चन पेपर ही है, आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाएगा। अगर बीए के 6 सेमेस्टर में है, प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो आपको ये 100 क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझा करके बारीकी के साथ आपको बताऊंगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला और स्थापत्य से बनने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सभी विश्वविद्यालयों के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ऐसे तमाम प्रकार के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। ठीक है, जहां पर भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों 2026 का पेपर है, अभी ये पेपर जस्ट हुआ है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री पेपर 2 है और 100 क्वेश्चंस मैं इसको सॉल्व करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो बहुत पछताएंगे। आप और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, खास करके बीए में, चूंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लाता है और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन मैं नहीं बताता हूँ, सीधे आपके क्वेश्चन पेपर के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पिछले कई वर्षों में जो लगातार क्वेश्चन पूछे थे उसी के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको। ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य काल के प्रसिद्ध स्तंभ किस पत्थर से बने थे? तो मौर्य काल के प्रसिद्ध स्तंभ जो थे दोस्तों, ये बलुआ पत्थर से जो है सैंडस्टोन से बने थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मौर्यकालीन स्तंभ मुख्य रूप से जो चुनार का स्तंभ है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बलुआ के पत्थर से बना था, मतलब बलुआ पत्थर से। इन स्तंभों की विशेषता इनकी शानदार चमक है और इसकी जो पॉलिश है वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त है। आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां जैसे सिंह, बैल, ये सब बनी होती थी। तो ये मौर्य काल के प्रसिद्ध स्तंभों की विशेषताओं में शामिल है। दूसरा क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका, मौर्य काल की गुफाएं मुख्यतः कहाँ मिलती हैं? दोस्तों मौर्य काल की गुफाएं जो है बराबर की पहाड़ी मिलती हैं। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के गया जिले में स्थित हैं ये पहाड़ियाँ। मौर्यकालीन गुप्त वास्तुकला की आप देखेंगे, या मौर्य काल की जो गुफा वास्तुकला है उसमें सबसे जबरदस्त बराबर की पहाड़ियों के माध्यम से आप देख पाएंगे। सम्राट अशोक और उनके जो पौत्र थे दशरथ, इन्होंने इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाया था। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका आ चुका है, बराबर गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? तो बराबर जो गुफाएं हैं दोस्तों किस धर्म से जुड़ी हुई हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बराबर गुफाएं आजीवक संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये एक प्रकार से गुफाएं भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं। बिहार के गया जिले में आपको मिलेंगी। सम्राट अशोक ने इन्हें आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। आजीवक जो होते हैं एक नास्तिक और नियतिवादी यानी प्रकृतिवाद को मानने वाले संप्रदाय हैं, जिसकी स्थापना मक्खाली गोसाल नाम के एक विद्वान ने की थी, आजीवक संप्रदाय की। पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका, अजंता गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? अजंता की गुफाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। किस धर्म से? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, अब उसको संभाजी नगर भी कहते हैं। औरंगाबाद को अब संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि औरंगाबाद ये मुगल नाम था इसलिए इसको बदल दिया गया। और अब जो महाराष्ट्र का संभाजी नगर है उसमें स्थित कम से कम 29 गुफाएं हैं, पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। यहाँ जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन से संबंधित तमाम प्रकार की चित्रकारी और मूर्तियां वगैरह आपको मिल जाएंगी। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भीमबेटका अपने शैल चित्रकला के लिए, यानी कि जिसको आप रॉक पेंटिंग कहते हैं अंग्रेजी में, तो रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं के लिए जाना जाता है। आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों में शिकार, नृत्य और जानवरों को इसमें दर्शाया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भीमबेटका की गुफाएं की जो शैल चित्रकला है वो शामिल है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका है, जोगी मारा गुफा किस राज्य में है? जोगी मारा गुफा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा नाम का एक जिला है, वहीं पर पड़ता है जोगी मारा गुफा। ठीक है,
भारतीय चित्रकला का सबसे प्राचीन उदाहरण माना जाता है। लगभग में 300 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये गुफा में जो है आपको मिलेगी। इस गुफा का निर्माण हुआ था। मौर्यकालीन चित्र माने जाते हैं इसमें जो बने हैं। 8वां क्वेश्चन है, सांची स्तूप का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? सांची स्तूप के प्रवेश द्वार को हम लोग तोरण द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण द्वार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सांची के स्तूप के चारों ओर जो भव्य द्वार बने हुए हैं उनको तोरण कहा जाता है। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को बहुत ही बारीकी के साथ उकेरा गया है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद यानी संभाजी नगर में। इसकी विशेषता यह है कि मतलब कि एलोरा की गुफाओं में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों की जो है एक ही गुफा में तमाम सारे जो है धर्मों की विशेषताएं बताई गई हैं। 10वां क्वेश्चन आपका देखेंगे, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। खास करके कृष्ण प्रथम नाम था उनका। और अद्भुत मंदिर निर्माण कला शैली मानी जाती है। वो 8वीं शताब्दी के आसपास बनवाया था। पूरी दुनिया में एक ही विशाल चट्टान को काट करके इस एलोरा के कैलाश मंदिर को, एक ही चट्टान को काट करके पूरी मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, आप सोचो कितना जबरदस्त जो है वास्तुकला रही होगी उस समय की। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कैलाश मंदिर किस स्थान पर है दोस्तों? 11 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कैलाश मंदिर किस स्थान पर है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कैलाश मंदिर जो है एलोरा के गुफा में आपको मिल जाएगा कैलाश का मंदिर। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। गुफा संख्या 16 में कैलाश का मंदिर आपको मिलेगा। ठीक है, एक एक पत्थर को काट करके बनाया गया है। सबसे मुख्य विशेषता ये है 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने बनवाया था। ऊपर से नीचे की ओर चट्टान काट करके बनाया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन से, एलिफेंटा गुफाएं किस देवता से जुड़ी हुई हैं? एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शंकर से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति मतलब भगवान शिव के तीनों रूपों का वर्णन इसमें है। खास करके सर्जक यानी ब्रह्मा, और रक्षक यानी विष्णु, और संहारक यानी कि ब्रह्म जो संहारक है भगवान शिव स्वयं। इन तीनों को दिखाया गया त्रिमूर्ति। इसलिए भगवान शंकर केवल एक देवता नहीं दोस्तों, बल्कि ये सृष्टि के सर्जक भी हैं, रक्षक भी हैं और संहारक भी हैं। जब ये रक्षा करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, जब ये संहार करते हैं भोले शंकर बन जाते हैं, और जब ये सर्जन करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं। एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो एलिफेंटा की जो प्रसिद्ध मूर्ति दोस्तों किसकी है? त्रिमूर्ति की मूर्ति है। त्रिमूर्ति, ठीक है, त्रिमूर्ति है। 20 फुट ऊंची है, भगवान शिव की प्रतिमा है। सदाशिव भी इनको कहते हैं। प्रश्न में यहाँ पर जो है बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, त्रिमूर्ति लग जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, जब आप शंकर भगवान की आरती पढ़ते जय शिव ओंकारा, तो उसमें आप देखते हैं त्रिगुण स्वामी जी की आरत आप पढ़ते हैं ना, त्रिगुण स्वामी जी की आरत। या देखें आप पढ़ते हैं क्या, त्रिपुरारी, कंसारी, करमालाधारी। ठीक है, तो ऐसे आप पढ़ते हैं आप अक्षमाला, बनमाला, मुंडमालाधारी। तो तीनों देवताओं की आरती, वो त्रिदेव की आरती, वही त्रिमूर्ति बनी हुई है। 14 नंबर प्रश्न, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? 10 अवतार मंदिर फटाफट से आप बताएंगे। 14 नंबर 10 अवतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, देवगढ़। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पड़ता है देवगढ़। गुप्त काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और पंचायतन शैली का बेहतरीन उदाहरण है। भगवान विष्णु को समर्पित है 10 अवतार मंदिर। भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, उन्हीं 10 अवतारों के बारे में बताती है मंदिर। 10 अवतार मंदिर किस काल की मंदिर है दोस्तों? 10 अवतार मंदिर आप सभी को पता होगा, गुप्त काल की ही मंदिर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप बताएं। 10 अवतार मंदिर गुप्त काल से संबंधित है। गुप्तकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में मान सकते हैं इसको। ठीक है, अगला 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला जो है वहीं पर स्थित है खजुराहो के मंदिर। अपनी कामुक कलाकृतियों और नगर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो में कामुक कलाकृति मतलब होता है जिसमें आपको ऐसे सेक्स रिलेशन वगैरह या सेक्स के बारे में भी, या फिर जो है जो काम होता है उसकी इच्छाएं या किस तरीके से सारी चीज़ें, तो उसमें जो है काम सूत्र से संबंधित तमाम प्रकार की चीज़ें आपको उसमें दिखाई पड़ती मूर्तियों में, अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ। 17 नंबर प्रश्न, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? खजुराहो मंदिर को बनवाया था दोस्तों चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजवंश के राजाओं ने। 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में नंदुक वंश के संस्थापक जो हुआ करते थे उन लोगों ने करवाया था।
18 नंबर प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का एक पुरी इलाका है, वही पुरी इलाके में स्थित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी कोणार्क सूर्य मंदिर को जानते हैं, ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था दोस्तों। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार का बना हुआ है, कोणार्क के सूर्य मंदिर। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन से, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे। पल्लव वंश की राजधानी 19 नंबर, पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु का कांचीपुरम पल्लवों की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। यह अपने शहर, मंदिरों और रेशमी साड़ियों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। महेंद्र बर्मन शैली किससे जुड़ी है? महेंद्र बर्मन शैली मंदिर वास्तुकला से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लव राजा महेंद्र बर्मन प्रथम ने दक्षिण भारत में चट्टानों को काट करके मंदिर बनाने की शुरुआत की थी, इसे महेंद्र शैली कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन से, मामल्य शैली किस राजा से जुड़ी हुई है? 21 नंबर, मामल्य शैली नरसिंह बर्मन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, नरसिंह बर्मन प्रथम। पल्लव शासक है नरसिंह बर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्य भी कहा जाता था, इसीलिए महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो मामल्य शैली इन्हीं के नाम पर पड़ गई थी। ठीक है, चूंकि इनका नाम भी मामल्य हुआ करता था। 22 नंबर क्वेश्चन से, अपराजिता शैली किस वंश से संबंधित है? अपराजिता शैली पल्लव वंश के शासकों से संबंधित है। ठीक है, अंतिम अवस्था थी वास्तुकला की, ये जो अपराजिता है, जिसका नाम राजा अपराजित वर्मन के नाम पर पड़ गया है। ठीक है, अपराजिता शैली। महाबलीपुरम किस वंश की कला का उदाहरण है? 23 नंबर, महाबलीपुरम किस वंश की कला का उदाहरण है दोस्तों? पल्लव वंश की कला का उदाहरण है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई के पास स्थित महाबलीपुरम के सौर मंदिर और रथ मंदिर पल्लव राजाओं की महान देन है। 24 नंबर प्रश्न है, चोल काल की प्रसिद्ध कला क्या है? चोल काल की प्रसिद्ध कला है कांस्य मूर्तियां। ऑप्शन नंबर इसका ब्रांज स्टेटस, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल शासकों के समय में लास्ट बैक्स तकनीक से बनी नटराज कांस्य की मूर्ति दुनिया में आज आप देखते हैं फेमस है। नटराज प्रसिद्ध मूर्ति किस वंश से जुड़ी हुई है? तो ये चोल शासकों से ही जुड़ी हुई है। 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, चोल शासकों से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका 100 क्वेश्चंस का ये पीडीएफ मिल जाएगा और पेपर 1 के भी 100 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। बाकी आपका लिखित वाला भी पीडीएफ मिल जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का और को करिकुलर का, इन सभी का ऑब्जेक्टिव और लिखित पीडीएफ मिलेगा। अगर जिन बच्चों को पीडीएफ प्राप्त करना है, एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे आप? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। जैसे आप इतना लेकर के एसएमएस करें, आपके पास एक क्यूआर कोड इसके अंदर भेजेंगे, उसी पर 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसमें को करिकुलर कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट को करिकुलर के और एंशिएंट हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, हिंदी के, हिस्ट्री के, जो भी सब्जेक्ट आप होगा उसके भी पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी नोट्स मिलता रहेगा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस, ये 100 रुपये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आपकी बार नंबर उठाने के चांसेस है दोस्तों। लास्ट ईयर है तो आप सभी लोग जरूर जुड़ने का प्रयास करें। पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर लेंगे तो आपका बड़ा फायदा होगा। और जिन बच्चों का पेपर हो जा रहा है, पेपर होने के बाद में आप पेपर इसी नंबर पर, मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पेपर को सॉल्व करवा दूं और आप उसको आंसर की भी मिला लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, गंधार कला किस प्रभाव से विकसित है? गंधार कला, गंधार कला की अगर बात की, 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंधार कला की अगर बात की तो बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर, गंधार कला किस प्रभाव से विकसित हुई है? तो गंधार कला दोस्तों यूनानी प्रभाव से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? मथुरा कला की अगर बात की जाए तो ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मथुरा कला कुषाण काल में फली फूली और स्वदेशी कला थी, जिसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की मूर्तियां बनाई गई। जबकि गंधार कला की अगर बात की है तो इसको इंडो ग्रीक कला भी कहते हैं। इसमें बुद्ध की मूर्तियों का शरीर भारतीय विषय पर आधारित था, लेकिन उसकी बनावट, जैसे घुंघराले बाल, वस्त्रों की सिलवटें, ये सब यूनानी देवताओं जैसे अपोलो वगैरह जैसी थी। ठीक है, अपोलो यूनानी देवता हैं, उनके जैसे उनका जो है सब कुछ बनाया गया था। 28 नंबर प्रश्न है, गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां किस सामग्री से बनी होती थी? गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां ग्रे शिष्ट पत्थर से बनी होती थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाने के लिए नीले धूसर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन से, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध मूर्ति इनमें से कौन सी दोस्तों? वो है नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल,
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई कांस्य की बनी मूर्ति लुप्त मोम विधि का दुनिया का सबसे पुराना उदाहरण मानी जाती है ये। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिंधु सभ्यता की पुजारी राजा मूर्ति कहाँ मिली है? सिंधु सभ्यता की पुजारी राजा प्रीस्ट किंग मूर्ति कहाँ पर मिली है? मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीटाइट पत्थर से बनी एक छोटी मूर्ति जिसमें एक दाढ़ी वाले पुरुष वालों को साल ओढ़े दिखाया गया है इस मूर्ति में। 31 नंबर क्वेश्चन से, टेराकोटा मूर्तियां किससे बनती हैं? टेराकोटा मूर्तियां जो है मिट्टी से बनती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। टेराकोटा का अर्थ ही होता है पकी हुई मिट्टी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को पका मतलब मिट्टी को पका करके खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती थी, उसी को टेराकोटा कहते थे। 32 नंबर, कुषाण काल में कौन सी कला प्रसिद्ध हुई? कुषाण काल में दोस्तों कौन सी कला प्रसिद्ध हुई? 32 नंबर का फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, कुषाण काल में कौन सी कला प्रसिद्ध हुई है? तो देखिए, गंधार और मथुरा दोनों कला प्रसिद्ध हुई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न, अजंता की चित्रकला किस तकनीक में बनी है? 33 नंबर, अजंता की चित्रकला दोस्तों फ्रेस्को तकनीक में बनी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, फ्रेस्को। ठीक है, अजंता में फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों का मिश्रण मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इसे फ्रेस्को सेको कहा जाता है। इसमें गीले प्लास्टर का रंग लगाए जाते हैं ताकि वे लंबे समय तक टिकें। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? बढ़िया प्रश्न है। एलोरा में 34 गुफाएं को मिलाकर के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर के 34 को, इसमें 1 से लेकर के 12 तक लेकर के जो गुफा संख्या 1 से 12 तक ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। गुफा नंबर 13 से लेकर के गुफा नंबर 29 तक आप देखेंगे तो ये हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, और 30 से लेकर के 34 तक गुफा नंबर जो है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, सांची स्तूप किस यूनेस्को सूची में शामिल है? सांची स्तूप जो है वो विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर लिया गया है, और इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने बनवाया था दोस्तों। तो विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर का 25 का। अच्छा, 36 नंबर प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस नदी के पास है? अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के किनारे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघेरा नदी घुमावदार किनारे पर एक घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी में खोदी गई है। भारहूत स्तूप की विशेषता क्या है? भारहूत स्तूप की विशेषता दोस्तों है नक्काशीदार रेलिंग, इसकी जो है बड़ी फेमस है नक्काशीदार रेलिंग। ठीक है, मध्य प्रदेश का भारहूत स्तूप जो है अपनी भव्य रेलिंग यानी वेदिका जिसको कहते हैं उसके द्वारा प्रसिद्ध है, उसके लिए प्रसिद्ध है, जिन पर जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की सुंदर नक्काशी भी करी गई है। अमरावती कला किससे प्रसिद्ध है? अमरावती कला जो है बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध है, मतलब संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से अमरावती कला संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरावती की कला। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी किनारे विकसित अमरावती शैली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रेरित है। यहाँ की मूर्तियों में सफेद संगमरमर जैसा दिखने वाला चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन से, मौर्य काल की मूर्तिकला की मुख्य विशेषता क्या है? मौर्य काल की मूर्तिकला की मुख्य विशेषता है पॉलिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य कालीन मूर्तियों और स्तंभों जैसे सारनाथ का स्तंभ की सबसे बड़ी पहचान उनकी दर्पण जैसी चमक है। यह तकनीकी मौर्य काल के बाद गुण लुप्त हो गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बराबर गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बराबर गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा इनमें से कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, लोमस ऋषि की जो गुफा है सबसे फेमस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो 40 नंबर प्रश्न क्या आपने देखा दोस्तों, बराबर की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सी? तो लोमस ऋषि की गुफा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसका आकार हाथी की पीठ जैसा है इस गुफा का, और नक्काशीदार द्वार इसका बना हुआ बड़ा जबरदस्त है। 41 नंबर क्वेश्चन से, भारत की सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग कहाँ पर मिली है? तो भीमबेटका की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से, स्तूप के ऊपर बने छत्र को क्या कहते हैं? तो स्तूप के ऊपर बने छत्र को हम लोग हर्मिका, ऊपरी हिस्सा को छत्रावली या हर्मिका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हर्मिका या छत्रावली, तो बी या सी में से कोई एक होगा। स्तूप के सबसे ऊपरी वर्गाकार हिस्से को हर्मिका कहा जाता है। ठीक है, जो छत्र होता है तो अच्छा उसकी ऊपर लगी छड़ को यष्टि कहा जाता है, और उस पर लगे गोलों को छत्रावली कहा जाता है। तो प्रश्न के संदर्भ में यहाँ पर छत्रावली इसका मेरे हिसाब से जहाँ तक बेटर हो जाएगा सी ऑप्शन 42 का। सी या बी में से कोई एक हो सकता है।
43 नंबर क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता की गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 1819 में ब्रिटिश अधिकारी थे जॉन स्मिथ, उन्होंने बाघ का शिकार करते समय दुर्घटनावश इन गुफाओं को खोजा था। 44 नंबर क्वेश्चन है, अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है? अजंता के चित्रों का मुख्य विषय दोस्तों है जातक कथाएं वहां पर लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो कैलाश मंदिर जो है कृष्ण ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, एक ही विशाल चट्टान को काट करके बनाया गया है। महाबलीपुरम किस राज्य में है दोस्तों? महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में है। रथ मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है महाबलीपुरम, तट मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तट मंदिर यहाँ पर बड़ा फेमस है, रथ मंदिर, तट मंदिर। ठीक है, पल्लव राजाओं ने बनवाया था इसको। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश से संबंधित हैं? तो महाबलीपुरम के मंदिर दोस्तों किस वंश से संबंधित हैं? फटाफट से आप बताएंगे। 47 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पल्लव शासकों से रिलेटेड है। पंचरथ किस स्थान पर स्थित है? तो पंचरथ की अगर बात की दोस्तों, तो पंचरथ भी महाबलीपुरम में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाने वाले विद्वान हैं, मतलब कि राजा है नरसिंह देव प्रथम। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कोणार्क मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो कोणार्क मंदिर की अगर बात की तो कलिंग शैली में बना हुआ है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, कलिंग शैली में। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर की अगर बात की जाए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। कोणार्क का मंदिर किस शैली में? कलिंग शैली दोस्तों, ओडिशा के मंदिर निर्माण की शैली को कलिंग शैली की विशिष्ट शैली है। एक नागर शैली का एक क्षेत्रीय रूप कह सकते हैं इसको, इसलिए आपने सुना नहीं होगा, चूंकि नागर, बेसर और द्रविड़ तीन ही प्रकार की शैली मुख्य रूप से मंदिर बनाने की सुनी होगी, इसीलिए आपको नया लग रहा होगा कलिंग शैली, लेकिन उड़ीसा में एक क्षेत्रीय शैली है मंदिर बनाने की, उसी में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लिंगराज मंदिर फटाफट से आप बताइएगा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, सभी लोग बताएंगे। लिंगराज मंदिर 51 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बी ऑप्शन, पुरी उड़ीसा में स्थित है। गंधार कला का प्रमुख विषय क्या था? गंधार कला का प्रमुख विषय था दोस्तों बुद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। गंधार कला कहाँ विकसित हुई थी? गंधार कला विकसित हुई थी उत्तर पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन से, नागर शैली किस क्षेत्र से विकसित हुई है? नागर शैली दोस्तों उत्तर भारत में विकसित हुई है। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और द्रविड़ और नागर को मिलाकर के बनी बेसर शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली के क्षेत्र में विकसित हुई है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है इनमें से? अजंता का सबसे प्रसिद्ध चित्र है पद्मपड़ी का चित्र। अजंता की गुफा संख्या 1 से संबंधित मतलब स्थित है बोधिसत्व पद्ममणि का चित्र विश्व की प्रसिद्ध चित्र में से जाना जाता है। बुद्ध के हाथ में नीलकमल दिखाया गया इस चित्र में, पद्ममणि। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गंधार कला का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। गंधार कला का प्रमुख केंद्र है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के क्षेत्र में विकसित हुई थी। तक्षशिला इसका सबसे प्रमुख और शैक्षिक जो है कला का केंद्र रहा है। 59 नंबर प्रश्न, मथुरा कला का प्रमुख केंद्र, मथुरा कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो मथुरा में ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मथुरा शहर जो है इस कला के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तियां बनाने के लिए लाल चित्तीदार बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय कला में नटराज किस देवता का रूप है? नटराज भगवान शिव के रूप माने जाते हैं। ठीक है, चोल कांस मतलब चोल जो थे चोल काल में कांस की मूर्ति मिली है। नटराज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, भगवान शिव का तांडव रूप। कोणार्क मंदिर में कितने पहिए हैं? कोणार्क मंदिर में जो सूर्य मंदिर है उसमें कितने पहिए? 24 पहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विशाल रथ मंदिर है ये, 24 पहिए हैं, 12 जोड़ी पहिए हैं, और 7 घोड़े खींचते हुए इस मंदिर को दिखाए गए हैं। ये पहिए समय और सौर चक्र के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन से, खजुराहो में कौन से मंदिर शिव को समर्पित हैं? खजुराहो में कनरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। देखिए दोस्तों, विश्वनाथ का मंदिर, कनरिया महादेव मंदिर, दोनों महादेव के मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ए एंड सी दोनों।
63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। खजुराहो के मंदिर किस लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? खजुराहो के मंदिर जो है अपनी कामुक मूर्तियों के लिए, किसके लिए? कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित ये मंदिर अपनी बाहरी दीवारों पर उकेरी गई सूक्ष्म कला और कामुक प्रतिमाओं के लिए वैश्विक विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के दिलवारा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध हैं? राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर अपने सफेद संगमरमर की जटिल नक्काशी और सुंदर जैन तीर्थंकरों मतलब कि तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 24 तीर्थंकर उनकी मूर्तियां आपको मिलेंगी। 65 नंबर क्वेश्चन से, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान का एक हिल स्टेशन है जहाँ ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। 66 नंबर क्वेश्चन से, एलोरा मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर किसको समर्पित है? एलोरा का कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का। अगला क्वेश्चन से आपका 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेराकोटा की मूर्तियां किस प्राचीन सभ्यता में व्यापक रूप से पाई गई थी दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मातृ देवी की मूर्तियां सिंधु सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और उर्वरता की देवी की पूजा को दर्शाता, तो टेराकोटा में यही मिला था। टेराकोटा में बनी मातृ देवी की मूर्तियां मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 69 नंबर प्रश्न, शुंग काल की टेराकोटा पट्टिकाओं के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? बताएंगे। 69 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शुंग काल की टेराकोटा पट्टिकाओं के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भरहुत स्थल प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 70 नंबर प्रश्न है, कुषाणकालीन टेराकोटा कला मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? 70 नंबर, कुषाणकालीन टेराकोटा कला मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो मथुरा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 71 नंबर, गुप्त काल की टेराकोटा पट्टिकाएं कहाँ पाई गई हैं? 71 नंबर, गुप्त काल की टेराकोटा जो पट्टिकाएं हैं दोस्तों, ये भीतरगांव, नालंदा, अहिछत्र तीनों जगहों पर आपको मिली हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी, भीतरगांव कानपुर में पड़ता है, अहिछत्र और नालंदा इन बिहार वगैरह के इलाकों में भी आपको मिला है। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ पर? नाम से ही पता चल रहा है। 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 72 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर पूछा गया, भुवनेश्वर नहीं, मुक्तेश्वर मंदिर। तो मुक्तेश्वर मंदिर दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे उड़ीसा वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। उड़ीसा के मुक्तेश्वर मंदिर को भुवनेश्वर में स्थित है और अपने सुंदर तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस आकृति से निर्मित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस आकृति में निर्मित है दोस्तों? तो रथ आकृति में बना हुआ, रथ मंदिर टाइप का बना हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला 74 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कौन सा मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है? राजस्थान में कौन सा मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है दोस्तों? तो पुष्कर मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अजमेर के पास पुष्कर में स्थित यह मंदिर दुनिया में बहुत कम ब्रह्मा मंदिरों में से सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम ही मिलते हैं आपको। 75 नंबर क्वेश्चन से, ओसियन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ओसियन मंदिर राजस्थान के जो है जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है इसी को। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हिंदू और जैन मंदिरों का समूह ये बना था। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर किसने तराशा था? तराशा था, पूछा प्रश्न अच्छा गया है। एक ही चट्टान से तराशा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगल एकात्मक वास्तुकला, जिसे एक विशाल पहाड़ी की चोटी को काट करके नीचे की ओर बनाया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के स्थलों में आमतौर पर किस जानवर की मिट्टी की मूर्तियां पाई जाती हैं? सिंधु सभ्यता के स्थलों में आमतौर पर किस जानवर की मूर्तियां मतलब किस जानवर की मिट्टी की मूर्तियां पाई जाती हैं? तो बैल की मूर्तियां आपको मिलेंगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 78 नंबर प्रश्न, किस स्थल से असंख्य टेराकोटा खिलौनों की गाड़ियां प्राप्त हुई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोड़, तीनों जगहों से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, पर सभी राइट आंसर है। 79 नंबर प्रश्न, शुंग टेराकोटा पट्टिकाएं किस लिए उल्लेखनीय हैं? तो शुंग टेराकोटा पट्टिकाएं जो दोस्तों सजावटी कथ्यात्मक दृश्य के लिए फेमस हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन से, गुप्त काल के मिट्टी के मंदिर कहाँ प्रसिद्ध हैं? बताएंगे। गुप्त काल के मिट्टी के प्रसिद्ध मंदिर मतलब मिट्टी के मंदिर कहाँ प्रसिद्ध हैं दोस्तों?
तो प्रसिद्ध है भीतरगांव में। भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश का भीतरगांव जो है गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध ईंटों और टेराकोटा से बना मंदिर है। तो भीतरगांव ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। भीतरगांव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर का। 82 नंबर क्वेश्चन से गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णयुग कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, भारतीय कला का स्वर्णयुग कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गुप्त काल में आप देखते हैं साहित्य, विज्ञान, कला सभी में नंबर 1 पर रहा ये काल। अगला 83 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न है, खजुराहो स्मारक समूह को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? खजुराहो समूह स्मारक समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट नागर शैली की वास्तुकला के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन से पुजारी राजा की मूर्ति किस सभ्यता से संबंधित है? पुजारी राजा की मूर्ति प्रीस्ट का किंग की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, इंडस वैली से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें दाढ़ी वाले पुरुष को साल ओढ़े दिखाया गया है, जिस पर तिपतिया डिजाइन भी बना हुआ है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी की प्रतिमा किस धातु से बनी हुई है? नर्तकी की प्रतिमा दोस्तों कांसे की बनी हुई है। आप सभी को पता होगा किससे बनी हुई है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनी हुई है। 85 नंबर का राइट आंसर बताएंगे फटाफट से आप। बिल्कुल 85 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। कांस की है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मूर्तियों में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है? तो सिंधु सभ्यता की मूर्तियों में मानव और पशु आकृतियां दर्शाई गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 87 नंबर प्रश्न है, कांस की नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? बताएंगे 87 नंबर। कांस की नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो लास्ट वैक्स तकनीक का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता यह है कि इसमें हिंदी में मधुष्ठी मधुष्ठी विधि भी कहते हैं इसको। इसमें पहले मोम की मूर्ति बना करके उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था और फिर मोम को पिघला करके उसकी जगह पिघली हुई धातु को भर देते थे, क्योंकि फिर उसमें एक सांचे में वो ढल जाती थी। ये सिस्टम था लास्ट वैक्स तकनीक। 88 नंबर क्वेश्चन से, मौर्य वंश के किस शासक ने शिलालेखों वाले कई पत्थरों के स्तंभ बनवाए थे? मौर्य काल के किस शासक ने शिलालेखों वाले स्तंभ बनवाए थे? तो अशोक ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सारनाथ का सिंह स्तंभ कब आया था, मतलब कि स्तंभ अब क्या है? 90 नंबर, सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया है वो। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने सारनाथ के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एंथम मतलब कि एम्बलम के रूप में अपनाया है। इसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। 91 नंबर क्वेश्चन से, मौर्यकालीन मूर्तियां मुख्य रूप से किससे बनी हुई हैं? मौर्यकालीन मूर्तियां मुख्य रूप से पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न, दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस काल की है? बताएं, दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस काल की है? तो मौर्य काल की है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना की दीदारगंज में मिली है। ठीक है, मौर्यकालीन नारी सौंदर्य का शिल्प कौशल का बेहतरीन नमूना है ये मूर्ति। 93 नंबर प्रश्न, सारनाथ में स्थित बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है? बताएंगे। सारनाथ जो बिहार में मतलब कि यहाँ पर बनारस में है, सारनाथ में स्थित बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा जो है किस काल की दोस्तों? तो ये गुप्त काल की ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 94 नंबर प्रश्न है, प्रश्न, चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बनाई जाती थी? तो 94 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो चोल काल की कांस्य प्रतिमाएं मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बनाई जाती थी दोस्तों? तो ये बनाई जाती थी किस काल में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 95 नंबर प्रश्न, काल की कांस्य मूर्तियां मुख्य रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? ये हिंदू देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल में कांस्य प्रतिमाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? चोल काल में जो है कांस्य की मूर्तियों का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो क्या था? वो था मंदिर में पूजा और जुलूसों के लिए। बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न है, चैत्य मुख्य रूप से क्या है? चैत्य मुख्य रूप से क्या है? तो प्रार्थना कक्ष को, प्रेयर हॉल को चैत्य कहते थे।
बौद्ध वास्तुकला में चैत्यवाह स्थान होता था दोस्तों, जहाँ पर भिक्षु लोग इकट्ठा होकर के पूजा अर्चना करते थे और इसके केंद्र में एक स्तूप भी होता था। ये था दोस्तों प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार का मुख्य उपयोग किस रूप में होता था? बिहार का मुख्य उपयोग बताएंगे। बिहार, बिहार राज्य नहीं बल्कि बिहार, बिहार जो होता था भिक्षुओं के निवास का स्थान होता था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्षा ऋतु के दौरान भिक्षु यहाँ पर रुक करके विश्राम और अध्ययन किया करते थे, इसलिए तमाम सारे बिहार वगैरह बनवाए गए थे। 99 नंबर प्रश्न, चैत्य हाल में पूजा का मुख्य केंद्र आमतौर पर क्या होता था? चैत्य हाल में पूजा का प्रमुख केंद्र जो होता था वो स्तूप हुआ करता था, स्तूप। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। चैत्य के अंतिम छोर पर एक छोटा सा स्तूप बना होता था जिसकी परिक्रमा भिक्षु श्रद्धा के साथ करते थे। ठीक है, तो यही था उसमें चैत्य में। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कौन सा स्थल चैत्य गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है इनमें से? तो इनमें से आपका कार्ले, अजंता और भाजा, ये सब जो है गुफाएं जो है चैत्य गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है ये सारे स्थल। ठीक है, कार्ले, अजंता और भाजा ये तीनों स्थान महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। अपनी शानदार बौद्ध चैत्य गुफाओं के लिए जाने जाते हैं। कार्ले का चैत्य भारत का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित चैत्य माना जाता है। इस तरीके से आपने 100 एमसीक्यू उसको देख लिया। बाकी आंसर की भी मैंने लगा दी है, आंसर की भी आप देख सकते हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस के आंसर की भी मिल जाएगी। ऐसी पेपर 1 की भी आंसर की आपको मिल जाएगी और पेपर 2 की इसकी भी ये भी मिल जाएगा। यानी दोनों पेपर की प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आपका और जियोग्राफी है, पॉलिटी है या हिंदी है या फिर आपका को करिकुलर है तो उसका भी मिल जाएगा। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। जैसे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। वैसे वीडियो लेक्चर्स आपको देखना है तो केवल यूट्यूब चैनल पर भी आप वीडियो लेक्चर्स प्राप्त कर पाएंगे, शुक्ला पॉइंट पर, और को करिकुलर मास्टर हमारे दूसरे चैनल पर भी को करिकुलर के तमाम सारे वीडियो लेक्चर्स और अन्य सब्जेक्ट के भी आपको जियोग्राफी के, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री के मिल जाएंगे। ठीक है, 100 रुपये फीस में। तो जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के कम से कम 6-7 प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे और ऐसे ही और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएंगे। जैसा आपको चाहिए आपको से मिल जाएगा। ठीक है, आप मात्र 100 रुपये फीस आपका लगेगा। ये 100 रुपये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा भी आपके घर का जमा कर सकता है। जैसे आप एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदते हैं 60 रुपये की पड़ती, 5 सब्जेक्ट की सीरीज आपकी कम से कम 300 रुपये की हो जाएगी। और पाँचों सब्जेक्ट की आपकी, यानी कि इसे एक सब्जेक्ट का 2 पेपर और दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा 2 पेपर, तो यानी 4 पेपर ये और एक को करिकुलर वाला, 5 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में। आपके लिए बड़ा सस्ता है और आप जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट ईयर है, मतलब कि लास्ट सेमेस्टर है, तो ऐसे में अपना जो है बढ़िया तरीके से आप प्राप्त कर लीजिए और खूब अच्छे नंबर लाई करें आइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे।